नमस्ते, सलाम, जोहार। Welcome back to our YouTube channel, the Two Idiots podcast show. आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ये सोसाइटी सोशल मीडिया को एज अ एडिक्शन के रूप में देखती है। लेकिन वहीं पे आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया को एज अ रेवेन्यू जनरेट करने के तौर पे देखते हैं और जम के नोट छाप रहे हैं। झारखंड के शुरुआती दौर में जब ब्लॉगिंग शुरू हुआ था उस समय अपनी ब्लॉगिंग करियर को शुरुआत करने वाले और आज के डेट में झारखंड के जाने माने फूड ब्लॉगर मिस्टर सुजोल चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर सुजोल का। स्वागत है। नमस्ते, जोहार। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था, आप हमारे गेस्ट हैं। थैंक यू। तो बताइए, आप कैसा लग रहा है आपको हमारे इस पॉडकास्ट शो में आके? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और एक जैसा कि आपने सबसे पहले ही कहा कि सोशल मीडिया को लोग एज अ एडिक्शन देख रहे थे, तो मैं मानता हूँ कि ये पॉडकास्ट भी उस सारे लोगों को एक करारा जवाब रहेगा कि पॉडकास्ट हो या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो या कंटेंट क्रिएशन हो, जो हम लोग इसमें आगे बात करेंगे, इसमें क्या स्कोप्स हैं और क्या फ्यूचर्स हैं इसमें। बिल्कुल। तो चलिए, जैसा आपने बोला सोशल मीडिया को लेके कि बहुत नेगेटिव है, अभी चल रहा है, जैसे लोग सोचते हैं कि बहुत गलत है, लोग अपने मतलब मकसद से हट जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये कर रहे हैं। तो हम लोग पहले उस चीज़ से बात करते हैं कि सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म, तो वो प्लेटफॉर्म मतलब हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, या अगर हम उसका गलत यूज़ करें तो हमें कहाँ से नीचे ले जा सकता है या कहीं से ऊपर ले जा सकता है, उस पर डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा ये टॉपिक है और मुझे लगता है कि इस पे हर लोगों को बात करना चाहिए। और आज का जो ये हमारा ये पॉडकास्ट है, इस पे ये सवाल पूछने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि इसके माध्यम से हम लोग बहुत लोगों को टारगेट करेंगे या कर सकते हैं कि अभी जो सोशल मीडिया का जो कल्चर चल रहा है ये पूरा तरह से एडिक्शन है या पूरा तरह से नेगेटिव है, ये सिर्फ मुझे लगता है कि कुछ जनरेशन के लोग, जो हमारे जनरेशन से पहले के लोग हैं, उनको ये लगता है। अभी जो 2-3 जनरेशन के लोग हैं, जेनजी जिनको अभी बोला जा रहा है या मिलेनियल्स बोला जा रहा है, हम लोग खुद को मिलेनियल्स कंसिडर कर रहे हैं, या अभी और प्रो जेनजीज जो आ रहे हैं जो 2000 बॉर्न के बच्चे लोग हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी एडिक्शन नहीं है, बल्कि इनके लिए तो ये एक रिक्रिएशन का सामान है ना। मतलब डे टू डे लाइफ का ही। हाँ, डे टू डे लाइफ पार्ट है। जैसे हमारे टाइम पे प्लेग्राउंड हुआ करता था, हम लोग दोस्त के साथ खेलने वेलने जाते थे। True. अभी इनके पास दोस्त नहीं है, अभी इनके पास सोशल मीडिया ही दोस्त है। प्लेग्राउंड इनके पास भी है लेकिन मोबाइल में। जी हाँ। तो इनको स्नैप भेजना है, इनको इंस्टाग्राम पे चैट करना है, इनको फेसबुक में पोस्ट करना है, चेकिंग डालना है, तो यही इनकी दुनिया है। तो इनके लिए ये नेगेटिव नहीं है, इनके लिए ये बहुत पॉजिटिव सा चीज़ है। लेकिन वहीं पीछे अगर चले जाए हम लोग, जो हमारे गार्जियंस हैं, उनको ये अभी तक लग रहा है कि ये एक एडिक्शन है और इससे हमारे बच्चे, इससे हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट तो सोशल मीडिया का पड़ता है। बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पे बात करने से पहले हम इसका थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में पहले बात करेंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करें तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एज अ प्रोफेशन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। आज के डेट में लोग, विराट कोहली का फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा, हाँ, लेकिन या किसी सेलिब्रिटीज़ का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, लेकिन एक सेलिब्रिटीज से ज़्यादा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। बात तो सही। आज हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्रामर्स हैं, उनके फैन मीट्स में हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच जा रहे हैं। उतने तो लोग किसी म्यूजिशियन के कॉन्सर्ट में नहीं आ रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि ये जो सोशल मीडिया का जो क्रेज़ है, ये किस लेवल पे ये बढ़ चुका है। तो इसका सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है यही है कि नेम और फेम तो आपको ये दे सकता है, बहुत ही सही बात है। इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि नेम और फेम जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका बहुत सारा कॉन्स आने लगता है, क्योंकि लोग फिर आपके पीछे, आप लोगों के नज़र में चले जाते हैं। आप कहीं पे खड़े होके कुछ भी कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग नोटिस फ्रॉम सो मेनी पीपल। और मतलब ऐसा भी है कि प्रो कॉन्स अपने आप पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा फेम मिला तो उनका एटीट्यूड बदल जाता है। बिल्कुल, तो वो भी एक कॉन हो गया, अच्छा देखा जाए तो उस चीज़ को मतलब कैसे मेंटेन करना चाहिए।
एक टर्म जो है वो है इन्फ्लुएंसर, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इन्फ्लुएंसर क्या है बेसिकली? इन्फ्लुएंसर वर्ड आया है इन्फ्लुएंस से, कि ऐसे लोग जो लोगों पे कोई प्रभाव डाल रहे हैं, कोई अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कोई छवि कोई सोसाइटी को दे रहे हैं, वही इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो अब ये इन्फ्लुएंसर किस तरह का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी पे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप लोगों को गलत मैसेज दे के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्या आप लोगों को कुछ ऐसा प्रोवोक कर रहे हैं जो कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर आप अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं? हमारे इंडिया में बहुत, मैं ये कहना चाहूँगा कि 60% ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छे मैसेज दे रहे हैं, लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, इनकरेज कर रहे हैं सोशल मीडिया एज अ प्रोफेशन अपनाने में। वहीं पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो यूथ को, मैं कहूँगा, मिसगाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सही बात है। गाली दे के फेमस हो जा रहे हैं, गाली दे के फेमस हो जा रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो फिर उसको नेगेटिव साइड में लेके नेगेटिव साइड में चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया का एक और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि सोशल मीडिया का जो ऑडियंस है, ये बहुत बटा हुआ ऑडियंस है। खास करके इंडिया का जो ऑडियंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड ऑडियंस है। इतना ज़्यादा स्कैटर्ड ऑडियंस किसी भी कंट्री में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अच्छी चीज़ें से ज़्यादा बुरी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद है। ये फैक्ट है एक्चुअली। हाँ भाई, कलेश देखना सबको पसंद है। ये बात पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा आगे है पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने में पूरे वर्ल्ड में। तो ये डिजिटल कंटेंट ही है जो लोग देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और ऐसे कंटेंट बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं। और ये मतलब एक रिसर्च पे बेस्ड है एक्चुअली, ऐसा बोले रिसर्च बेस्ड है। तो क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न यही है कि लोगों को प्रोवोकेटिंग कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आप किसी को बोले कि एक पेड़ लगाओ, वो नहीं लगाएगा, लेकिन आप किसी को बताएंगे कि रैली निकालो, मज़ा आ जाएगा, बाइक रैली, उसमें व्हीली मारना है या उसमें बिना हेलमेट पहन के स्टंट मारना है, तो लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। अभी के बच्चों में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, मुझे लगता है। नहीं, ये तो वही बात हुई ना फिर कि पोर्नोग्राफी में हम सबसे ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड में, देखने में वॉच टाइम हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम इस पे खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। सेक्स एजुकेशन पे हम लोग खुल के बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए मतलब धब्बा के जैसा है। धब्बा के जैसा है। ये प्राउड वाला बात तो है नहीं भाई। और तो क्या लगता है? नहीं, बात सही है, बात सही एक्चुअली एक धब्बा के जैसा ही बोला जा सकता है, क्योंकि लोगों को देखने में कोई वो नहीं लग रहा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन यही चीज़ अगर खुल के बात करें तो खुल के बात करने में उनको बहुत प्रॉब्लम है। मुझे भी लगता है कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो भी सोशल मीडिया पे जिनको यूथ आजकल फॉलो कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका ये एक दायित्व तो होना चाहिए कि वो इस तरह के जो टैबू वाले टॉपिक्स हैं, चाहे वो सेक्स एजुकेशंस है या फिर और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, चाहे वो चाइल्ड लेबर है, चाहे वो डाइंग प्रथा है, इस तरह के जो कल्चर्स हैं उन पे भी बात करना चाहिए, क्योंकि यूथ जो है उनको आइडलाइज कर रहा है, तो उनका आइडलाइज करना वेस्ट हो जाएगा अगर वो कुछ प्रोडक्टिव ना लाए हमारे देश के लिए, या वो किसी को कुछ सिखा ना पाए। जी हाँ। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है सोशल मीडिया के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए। बात सही। हमारे पास टी सीरीज जैसे चैनल हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास, तो ऐसे हमारे पास सोशल मीडिया के कंटेंट है, ऐसे सोशल मीडिया के हमारे पास जाइंट्स हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को इस पे आना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए लोगों को कि सोशल मीडिया को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ना देख के एज अ प्रोफेशन देखें। एज अ प्रोफेशन देखें। तो इसी से ये सवाल निकल के आता है कि आप रांची में एज अ प्रोफेशन फूड ब्लॉगर आप कर रहे हैं, और अभी आपके लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं उसमें आप प्रमोशन भी करते हुए दिख रहे हैं। तो एक साधारण लड़का मान के चलिए वो कैसे सोशल मीडिया पे खासकर बोले तो इंस्टाग्राम पे कैसे वो अपने आप को ग्रो कर सकता है, क्या क्या वो टूल्स हैं जो रेगुलर करे अगर तो वो उस लेवल पे पहुंच सकता है जहाँ से अर्निंग शुरू हो सकती है। नेम फेम तो ठीक है, लेकिन अर्निंग जो है वो कहाँ से हो सकता है, तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। बहुत अच्छा ये सवाल है और ये बहुत मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ सवाल से। तो बेसिकली मेरा सजेशन यही रहेगा। सजेशन क्या रहेगा, मैं खुद अभी उस मुकाम पे नहीं हूँ, लेकिन मैं एक कुछ बेसिक कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं बता सकता हूँ कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे, ये अगर SOPs आपके पास रहेंगे, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के बाद आप अपना चैनल को या आप अपने पेज को मोनेटाइज कर पाएंगे।
इसका दो तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको अपना एक नीश कंटेंट को डिस्क्राइब करना होगा, डिस्टिंग्विश करना होगा, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते। नोबडी कैन डू एवरीथिंग। या तो आप फूड कर रहे हैं, या तो आप फैशन कर रहे हैं, या आप लाइफस्टाइल कर रहे हैं, या आप इंडिया का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक मीम कर रहे हैं। यही 4-5 टॉपिक है हमारे पास जो मतलब जिसपे कि कंटेंट बनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कंटेंट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है कि नीश आपको एक अपना सेलेक्ट करना होगा कि आप किस नीश पे काम कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंटेंट क्रिएशन। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर कुछ भी बनने के लिए आपको एक अच्छा कंटेंट अपने नीश से रिलेटेड पोस्ट करना होगा या बनाना होगा। कंटेंट इन द सेंस वीडियो एज वेल एज ऑडियो कंटेंट, यानी ऑडियो विजुअल कंटेंट। ट्रेंडिंग सॉन्ग हो, ट्रेंडिंग जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा हो, उससे रिलेटेड अपने नीश में कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप फूड का कंटेंट को कैसे बना सकते हैं, उससे रिलेटेड आप फैशन के कंटेंट को कैसे बना सकते हैं, लाइफस्टाइल को कैसे बना सकते हैं। अगर आप ये कंटेंट क्रिएशन पे अगर आप महारत आपने हासिल कर लिया तो आप एक स्टेप आगे और आ चुके हैं। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ब्लॉगिंग में, इन्फ्लुएंसर बनने में, वो है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली पोस्टिंग्स करना होगा, आपको ऑडियंस इंटरेक्ट करना होगा। आप चाहे स्टोरीज लगा रहे हैं, आप स्टैटिक पोस्ट कर रहे हैं, आप लाइव आ रहे हैं, आप पोल्स डाल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। आपको हर एक एलिमेंट्स का यूज़ करके अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ कंटेंट डाल के चले जाएंगे, तो लोग भी आपको इंटरेक्ट नहीं करेंगे। लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट का आप रिप्लाई कीजिए। तो ये 3 चीज़ है। पहला है नीश का पता लगाना, दूसरा है कंटेंट क्रिएशन, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। इस 3 चीज़ों से एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बना जा सकता है। बात ऐसा है कि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। नहीं, वो तो भाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे खुद 7 साल लग गए हैं। 7 साल लंबा समय होता 7 साल है। लंबा। मेहनत करना पड़ेगा। तो एक चीज़ जो था और वो इम्पोर्टेंट, पैसा कैसे आएगा? पैसा कैसे आएगा, जो सबसे बड़ा सवाल ये है। पैसा एक ऐसा चीज़ है जो इंडियन सोसाइटी में माना जाता है कि पैसा आने के बाद से सही और गलत का जो लाइन होता है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे मिडिल क्लास फैमिली कल्चर में यही माना जाता है कि अगर आप किसी चीज़ से पैसा ला रहे हैं तो ना वो सही है ना वो गलत है। रिलेटेबल है भाई, बहुत वो रिलेटेबल। ठीक है, पैसा आना तो आप सही कर पैसा रहे आना हैं। चाहिए। पैसा आना चाहिए। पैसा 2 चीज़ों से आता है सोशल मीडिया में। पहला ब्रांड प्रमोशन और दूसरा चैनल मोनेटाइजेशन। सबसे जो इजी तरीका है वो है ब्रांड प्रमोशन का, क्योंकि अच्छा। चैनल मोनेटाइज करने में हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए। अब सबका एक सबका एक एल्गोरिदम होता है। इंस्टाग्राम का अपना एल्गोरिदम है कि इतने वॉच टाइम के बाद, इतने व्यूज़ के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होगा। यूट्यूब का भी अपना है और फेसबुक का भी अपना है अपने। लेकिन ओवरनाइट कुछ लोगों का कोई कंटेंट वायरल हो जाता है तो वो 100 में 1 का होता है। 100 में 1 का होता है, तो उनको अचानक से ये फेम मिल सकता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट, मैंने जब कंसिस्टेंसी की बात की है, कंसिस्टेंट लोगों को ये ओवरनाइट फेम नहीं मिलता है। कंसिस्टेंट लोगों को क्या है कि धीरे धीरे जब आपका कंटेंट, आपने 100 कंटेंट बना लिया, इसका मतलब है कि अगर आपको 50 लोग भी हर एक कंटेंट में देख रहे हैं तो आपने 5000 लोगों तक पहुंच गया आपका कंटेंट। तो 5000 लोगों में वो एक आदमी ज़रूर होता है जो आपके पास कोई ना कोई ब्रांड लेके आता है। ऐसा ही कुछ मैं अपने पेज के बाद अगर रिलेट करके बताऊं तो ऐसा ही हुआ था कि मेरे करीब 300-350 पोस्ट हो गए थे। अचानक से एक दिल्ली बेस्ड एक बार का ब्रांड है, चॉकलेट बार बनाती है वो कंपनी। अच्छा। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, बोला कि आपका प्रोफाइल अच्छा है तो हम आपके साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। ये सब भारी वर्ड है, कोलैबोरेशन, ये सब समझ में आ नहीं रहा था कि होता क्या है ये सब। फिर बाद में पता चला कोलैबोरेशन का मतलब है कि वो अपना प्रोडक्ट हमको भेजेंगे और हम उसको उस पर रिव्यू करेंगे, हम उस पर कंटेंट क्रिएट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, उसके एवज में वो हमको पैसा देंगे। तो ब्रांड प्रमोशन सबसे जो है वो सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका होता है। ब्रांड अच्छे पैसे पे करती है, रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे आसान। अगर आपके व्यूज़ अच्छे हैं, आपके कंटेंट अच्छा है, उसके लिए आपका चैनल उतना बड़ा होना चाहिए। चैनल बड़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि Engaging होना आपका चाहिए। इंगेजमेंट रेट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे कि किसी के फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पर किसी के फॉलोअर्स कम है पर व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारा कुछ काम करता है कि एल्गोरिदम कैसा है, कंटेंट कैसा है। ट्रेंडिंग कंटेंट पे अगर आप कुछ बना रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि उसमें व्यूज़ आएगा, उसमें लोग देखेंगे। ट्रू।
और जो सेकंड है वो है मोनेटाइजेशन, जो कि टफ है, लेकिन उससे एक फिक्स्ड अमाउंट, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इस चीज़ पे एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे एल्गोरिदम हमें फॉलो करना पड़ेगा। फेसबुक का अलग हुआ, ये इंस्टाग्राम का अलग हुआ, यूट्यूब का अलग हुआ, तो किसी भी चीज़ पे कुछ भी अपलोड करना सही बात नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो हमें फॉलो करना है वो है उसका एल्गोरिदम, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपलोड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो बहुत थोड़ा ज़्यादा आसान होगा हमें वो चीज़ अचीव करने में, है ना। आप अग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ। हर एक प्लेटफॉर्म पे आप हर एक चीज़ नहीं डाल सकते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक ऑडियंस है। जैसे अगर आप देखें कि आज से 5 साल पहले तक सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वो था फेसबुक। फेसबुक सबसे ज़्यादा लोग फेसबुक पे थे, फेसबुक पे जुड़े हुए थे, लोग कनेक्ट कर रहे थे। अभी आप देखेंगे जो जेनजी जो क्राउड है हमारा, 2000 के बाद वाले बच्चे, अभी वो फेसबुक नहीं चला रहे हैं, नहीं चल रहा, अभी वो इंस्टाग्राम चला रहे हैं। अभी वो इंस्टाग्राम के बाद भी अब स्नैपचैट पे आ गए। स्नैपचैट पे भी पूरा कंटेंट क्रिएशन भरा हुआ है, उसमें लोग पूरा स्टोरीज, रील, ये सब बना के डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बेसिकली सोशल मीडिया जो है ना, ये बहुत क्विक चेंजिंग टॉपिक है। ये कब इसका लहर बदल जाए और कब आप पता चला आप इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है, पर इंस्टाग्राम का कल्चर ही खत्म हो गया, लोग अब डाइवर्ट कर गए स्नैपचैट की तरफ। तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको अपडेटेड रहना होगा और आपको हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके साथ साथ चलना होगा। नाइस, हम लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। स्नैपचैट में अकाउंट है तुम्हारा? नहीं। तो जैसे कि हमें मालूम है आप एक फूड ब्लॉगर है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप फूड ब्लॉगिंग की तरफ मतलब कैसे चले गए, आपका जर्नी मतलब उससे रिलेट कैसे आपने किया, कैसे स्टार्ट किया और अभी कहाँ पे है? तो इसका जर्नी थोड़ा सा फनी भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है कि लोगों को अच्छा लगेगा जानने में। अच्छा लगेगा। तो 2017 में मैंने ये पेज स्टार्ट किया था, स्पाइसी सोजोल पेज को। और उस टाइम पे मतलब आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी मेजर हार्ट ब्रेक। तो बेसिकली ये पेज का शुरुआत हुआ था मूव ऑन करने के लिए। अच्छा, स्टार्ट किया गया था इस पेज को, लेकिन धीरे धीरे ये कब हॉबी बना, हॉबी से पैशन बना, पैशन से प्रोफेशन बन गया, ये हमको भी पता नहीं चला। मतलब दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। दिल टूटना एक लड़के के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भाई रॉकस्टार का स्क्रिप्ट लग रहा है तो। उस टाइम पे जिम का कल्चर नहीं हुआ करता था। हाँ, ये तो रॉकस्टार का कल्चर लग रहा है। सही बात, सही। दर्द होगा तभी कुछ आवाज में मतलब खनक आएगी। रॉकस्टार भी उसी टाइम पे ये मूवी आई थी। ओ भाई साहब, सही है। सही। स्पाइसी सुजल ही नाम क्यों पड़ा भाई? कुछ और भी हो सकता था। क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हमको स्पाइसी नाम से बुला बहुत तीखा है, बहुत तीखा। तो दिल टूटा तो टूटा था ना, मिर्ची नमक सब लग गया, सब लगा। दर्द। लेकिन ये उसका ब्लेसिंग रहा है कि उसके दिए हुए नाम से ये पेज बहुत ग्रो किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो वो भी उसके बच्चे भी ब्लेसिंग देते होंगे आपको। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है मन किया कि वो एक बहुत पुरानी सॉन्ग है उसकी, छोड़ो ये बात नहीं करते। वो एक हनी सिंह का सॉन्ग है, ठीक है? हाँ, वो हनी सिंह का सॉन्ग है जिसमें वो गाना गाता है, जिसमें वो रैप करता है कि धोएगी तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बन के रह जाएगी तू, हाउस बीबी 24 घंटे होगा यार तेरा ऑन टीवी देख के तू बहुत पछताएगी और यो सोजल और बच्चों को दिखाएगी और यही बतलाएगी अगर गलती से होता ना मुझसे ये पाप तो यही होते बच्चों तुम्हारे बाप। बहुत बढ़िया। आई होप कि ऐसा वो सोचती होगी। नहीं यार, हम तो प्रे करते हैं यहीं पे कि जो जहाँ है वहाँ पे खुश रहे, हमारा आशीर्वाद है, हम भी प्रे करते हैं खुश रहे। जोक सपाट है सब, तो दिल से ना ले सब चीज़ें। तो कट कर दीजिएगा। तो हमने जाना जैसे कि आपने कैसे शुरुआत किया, दर्शकों का सवाल रहता है कि कितना पैसा आ रहा है तो कितना आ रहा है, कितना में कितना आ सकता है, कितना में कितना आएगा। मतलब अभी आप जिस स्टेज पे हैं, आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है स्पाइसी सुजल का, उस प्रोफाइल से आप कितना बना रहे हैं? मतलब महीने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप खरीद सकते हैं? एक रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस दे सकते हैं। बुलेट खरीद सकते हैं महीने में? नहीं, बुलेट नहीं खरीद सकते। अभी हम लोग बुलेट नहीं खरीद सकते हैं। बुलेट की EMI दे सकते हैं।
नहीं, वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, अचीवमेंट है भाई, अचीवमेंट है। 24-25 साल के लड़के के लिए कि वो खुद से कमा के अपना EMI पे कर रहा है भाई, achievement है। achievement। अभी अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए के बात करूं तो मुझे लगता है कि एक अच्छे रेडमी का फ़ोन जितने में आता होगा, अच्छे रेडमी का फ़ोन आप हर महीने उतना खरीद सकते हैं, एक रेडमी का फ़ोन। सैमसंग S21, सैमसंग S21 के आसपास हाँ, पहुंच सकते आसपास। हैं, पहुंच सकते हैं। हाँ ठीक है, समझने वाले तो समझ समझने गए होंगे। वाले को सारा काफी मतलब कि स्कोप तो बहुत है, अगर आप चाहें तो बुलेट भी आ ही आ ही जाएगा, जाएगा। लगा रहना भाई, 7 कुछ साल समय- में ये कुछ अचीवमेंट समय हुआ में। है, एक रात में हुआ नहीं है। हो सकता है कि अगले 7 सालों में और ये चीज़ और ग्रो करे, है ना, हमारी दुआ रहेगी आपको भैया। अरे धन्यवाद। अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से, अब हम जानना चाहेंगे कि मतलब ये जैसे आपने बोला पेड प्रमोशंस या फिर कोलैबोरेशंस या फिर जो ब्रांड आपको अप्रोच करते हैं, तो वो किस प्रकार से होता है? बेसिकली ये पूरा तरह से ही डिपेंड करता है हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो हमें ये कोलैबोरेशंस या जो प्रमोशन दे रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। 2 तरह का प्रमोशन अभी रांची में लोग कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं रांची की बात करूं, एज अ फूड ब्लॉगर हम लोग 2 तरह के कोलैबोरेशंस करते हैं। पहला तो है ब्रांड प्रमोशन, कि पर्टिकुलरली एक ब्रांड है जिसका अपना एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना है और उस स्क्रिप्ट पे ही एक वीडियो बना के उनको देना है। वो हमारे डिलीवरेबल्स कुछ फिक्स्ड हैं, एक रील बनाना है, 2 स्टोरी डालना है, एक स्टैटिक पोस्ट है, अलग अलग तरह के डिलीवरेबल्स है, एक स्क्रिप्ट है, कैप्शन फिक्स्ड है, हैशटैग फिक्स्ड है, सब कुछ वो लोग देंगे, सब टेलर मेड है। आपको जाना है, सिर्फ एक्ट करना है, जस्ट बिकॉज कि आपका फेस वैल्यू है तो आपको जाके उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। बेसिकली ये परफॉर्मेंस है। हाँ, दूसरा है कि क्रिएटिव फ्रीडम हमें दिया जाता है कि आप जो चाहें वो कर कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, हम्म। और सब कुछ, एक कहावत है ना, इतना में इतना ही मिलता है वाला, वो 150 रुपया देगा। इसमें वही काम करता है कि आप ब्रांड हमें जैसा पे करता है, हम आप लोग उस उतना- हिसाब से करते हैं काम। अगर कोई बंदा सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहता है, एज अ करियर एज अ करियर करियर शुरू करना चाहता है, तो कौन सा समय सबसे सही है? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को अगर आप करियर भी बनाना चाह रहे हैं तो सोशल मीडिया को अभी करेंटली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्राइमरी करियर बना के चलिए, इसको सेकेंडरी करियर आप बना सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरा कीजिए, आप 10वीं कीजिए, 12वीं कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए, मास्टर्स कीजिए, बैकअप एक प्लान रखिए, एक अच्छी जॉब रखिए। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा एज अ, जैसे मैंने कहा कि एज अ पैशन स्टार्ट कीजिए, एज अ हॉबी स्टार्ट कीजिए, और धीरे धीरे जब आपको सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है, आपकी ऑडियंस आपको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही, वरना चैनल्स तो रोज बनते हैं, रोज बंद भी हो रहे हैं। बंद होते हैं। तो आपकी ऑडियंस अगर आपको पसंद कर रही है, आपका कंटेंट में दम है, आपको अगर उस तरह के फीडबैक्स मिल रहे हैं, आपको इंगेजमेंट मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, तब आप धीरे से उसमें स्विच किया जा सकता है। आप सीधा अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 10-12 पास करके अब हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेंगे, तो अभी इंडिया में मार्केट वैसा है नहीं। ओह, सही बात है। तो क्या आप अभी फुल टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आप भी जॉब कर रहे हैं? नहीं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया से पैसे ज़रूर आते हैं, पर ये बिल्कुल समझिए कि Fixed नहीं। रांची के मौसम की तरह ये कभी भी कभी बदल सकता कभी है। बदल सकता है। एक लाइन है जो मैं आए दिन सुनता रहता हूँ, मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमेशा लोगों को ऐसा लगता है कि फ्री फूड इज़ फूड ब्लॉगिंग, हमें बस फ्री का खाना खिलाया जाता है और वही food blogging है। यही है फूड तो ब्लॉगिंग। ऐसा होता है क्या? नहीं, नथिंग आप पे करते हो, आप जाते हो कहीं तो? पहला बात तो ये है कि आज हम उस स्टेज पे हैं कि अब लोग हमें बुला के खिला रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब हमने शुरू किया था 2017 में, ये स्टार्ट किया था, 2021-22 तक मैंने जहाँ भी गया है मैंने खुद से पे किया है, ऑलमोस्ट सारे जगह पे मैंने खुद से पे किया है। लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो धीरे धीरे जब जानने लगे, 2021 में मुझे सोशल मीडिया अवार्ड्स रांची में मिला था, हाँ, रांची प्रेस क्लब की तरफ से। प्रेस क्लब। तो उसमें जब थोड़ा सा लोगों को ये अवेयरनेस आया कि अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ये, एंड फ्री फूड इज़ नॉट फूड ब्लॉगिंग, कंटेंट बनाना, उसके बारे में लिखना, रिव्यू देना, पोस्ट करना, टाइम देखना, एंगेजमेंट करना, कमेंट करना, रिप्लाई करना, लाइक करना, ये इतना हेक्टिक प्रोसेस है। तो सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्री फूड इज़ नॉट फूड ब्लॉगिंग। और फ्री क्या होता है? फ्री कुछ भी नहीं होता। हाँ, हर एक चीज़ की अगर कोई प्राइस किसी होती के है। लिए समय दे रहा है ना, तो वो फ्री नहीं वो है। free नहीं है। वो free बहुत नहीं है। costly है वो। बहुत कॉस्टली है। एक चीज़ जो है गोलू,
जो इन्होंने शुरुआत में कहा था कि एक नीज डिसाइडेड होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने शुरुआत तो किसी और चीज़ को लेके किया था, लेकिन अभी वो कुछ कहीं और और कर शिफ्ट रहे हो हैं, रहे हैं। कहीं और शिफ्ट हो गए। तो क्या लगता है ऐसे लोगों का कि दे आर मनी माइंडेड पीपल। मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ कि आपको पैसा मिल रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ना कि अगर आपको पैसा मिलेगा तो आप जहर का प्रमोशन कर देंगे, ऐसे लोग कर देंगे क्योंकि इनका अपना कोई नीश ही नहीं है। इनको जहाँ से ब्रांड प्रमोशन मिल जाएगा या इनको जहाँ से लगेगा कि हाँ हम मुझे व्यूज़ मिल जाएंगे ना, वो मतलब जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ वो जाना। वो वहाँ चले जाएंगे। तो इनका कोई नीश नहीं है, दे डोंट हैव अ बैकबोन, इनका कोई बैकबोन नहीं है। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। बस हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम किसे फॉलो करना चाहते हैं। एग्जैक्टली हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम अपने आइडलाइज किस इन्फ्लुएंसर को कर रहे हैं। अगर आप फूड देख रहे हैं तो आप ये बताइए कि आप जब किसी कार खरीदने जाते हैं या कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उससे जो जानकार लोग होते हैं उसके बारे में पूछते हैं। उसका जो सेल्स पर्सन होता है वो कार के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बिल्कुल। ना कि बाहर जो फुचका बेच रहा है वो आपको इसकी हाँ, इन्फॉर्मेशन बात दे सही, सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी फूड ब्लॉगर को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको फूड के बारे में बता पाएगा। बराबर है। अगर आप किसी फैशन ब्लॉगर को फॉलो कर रहे हैं तो तो वो वो आपको fashion के फैशन के बारे में बता पाएगा। लेकिन कोई फैशन ब्लॉगर आपको फूड के बारे में नहीं बता नहीं बता पाएगा पाएगा। और कोई फूड ब्लॉगर आपको फैशन के बारे में नहीं बता पाएगा। जैसे कि फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड है आप, तो हम लोग जानना चाहेंगे। जैसे बहुत लोगों को एक चीज़ खोजने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि खाना कहाँ अच्छा मिलता है, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं आप जा रहे एक जगह तो सब कुछ अच्छा मिले वहाँ। तो जैसे आप फूड ब्लॉगर हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम होगा, बहुत सारे ऐसे जगहों के बारे में मालूम होगा जहाँ पे हर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ बहुत अच्छी बढ़िया मिलती है। मिलता है। तो हमें उस चीज़ के बारे में बताइए। चिकन टिक्का कहाँ अच्छा मिलता है? नहीं, इसका एक reason- पेड प्रमोशन प्रोफेशनलिज्म हाथ आ गया भाई। इसका एक अच्छा। रीज़न भी है एक्चुअली, इस क्वेश्चन का एक रीज़न भी है हाँ, कि बहुत लोगों के दिल का रास्ता खाने से जाता बिल्कुल सही बात है ना। तो खाना अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। सब कुछ एक तरफ, एम्बियंस, सर्विस, सब एक तरफ, खाना एक वैल्यू तरफ। फॉर मनी सब एक तरफ। लेकिन खाने के लिए गए हैं और खाने में टेस्ट नहीं है तो भाई कोई मतलब नहीं है। तो नाम तो स्पेसिफिक हमको लगता है कि आप नहीं लीजिएगा, एरिया ही ले लीजिए। एरिया एरिया का नाम ले लीजिए। देखिए अगर नॉनवेज आपको खाना है, अच्छा नॉनवेज खाना ठीक है। तो आपको सबसे अच्छा मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन में डंगरा टोली वाला एरिया में आपको अच्छा नॉनवेज मिलेगा। अरे वाह, ठीक है। जो लोग रांची से हैं उनको मालूम है डंगरा टोली किधर है और उधर के एरिया कौन डंगरा कौन से टोली क्या क्या में स्पेसिफिकली पैंटालून्स के आसपास के जगहों पे अच्छा अरे है। वाह, अरे इतना वाह, specific ठीक है, बहुत है। इतना स्पेसिफिक बहुत है, समझने वाले समझ जाएंगे। और वेज खाना है तो वेज खाना है तो वेज खाना है तो आपको थोड़ा सा लालपुर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। वेज एक्चुअली स्कैटर्ड है बहुत ज़्यादा, या फिर चर्च कॉम्प्लेक्स के पास जाना होगा। समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। समझने वाले समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। दोनों जगह एक अच्छा ब्रांड है। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है देसी खाना पे, देसी जो फूड कुजीन है उस पे फॉरेनर फूड कुजीन वो हावी हो गया है, हावी डोमिनेट कर रहा है अभी? डोमिनेट कर रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक स्पेसिफिकली मैं नाम नहीं लूँगा किसी जगह का, लेकिन हमारे ऑडियंस इसको समझ जाएगी। रांची में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जो झारखंडी ट्राइबल कुजीन सर्व करती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, फेमस है। बिल्कुल करती है। और मुझे लगता है कि हर एक, चाहे वो मेरे दोस्त कहीं दिल्ली से आए हों या हमारे कोई ऑफिस के लोग हो, जब भी कोई झारखंड आता है या रांची आता है तो हम उनको पहले वहाँ का कुजीन, झारखंड का कुजीन ट्राई कराने के लिए उस रेस्टोरेंट में ज़रूर ले जाते हैं। हड़िया भी सर्व होता है। सब कुछ सर्व होता है, हड़िया, मार झोर, वहाँ पे इतना अच्छा खाना मिलता है। और खाना का वो पूरा कल्चर साल पत्ता में सर्व होता है, जमीन में बैठा के, ऐसा मतलब पूरे ट्रेडिशनल वे, पूरा ट्रेडिशनल। अगर आपको झारखंड का कल्चर देखना है, क्योंकि झारखंड का कल्चर बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि इंडिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्राइबल कल्चर्स हमारे झारखंड में है। और इस कल्चर को इतनी खूबसूरती से उस जगह पे पेश किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस जगह पे आम दिनों में लोग जाना पसंद नहीं करते। इसके पीछे के एक दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि जो हमारा जो देसी खाना है ना, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू जो फॉरेन फूड से मिलता है। दूसरा है कि इसका जो प्रिपरेशन है ना, ये टाइम टेकिंग प्रिपरेशन। ये जो फास्ट फूड जो कल्चर आ गया, मैगी 2 मिनट में बना लिए, ये हमारा ये धुसका बनाने का कल्चर है। ये फर्मेंट होगा, बनेगा, उसके बाद ओवरनाइट जर्नी, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चाहे आप कोई भी डिशेज लीजिए, आप जलेबी ले लीजिए, इंडियन स्वीट्स, इतना अभी चीज़ केक
2 घंटा में लोग चीज़ केक सर्व कर दे रहा है बना के, कोई बेकिंग टेकिंग नहीं है, इसे बस खिला दे रहा है। तो हमारा जो इंडियन खाना है, चाहे रसगुल्ला ले लीजिए, चाहे डेजर्ट हो या स्टार्टर हो, मेन कोर्स हो, किसी भी चीज़ की बात हो ना, तो देसी फूड में एक टाइम लगता है, लेकिन वो हमारे गट के लिए, हेल्थ के लिए वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो विदेशी खाना है। तो मेरे हिसाब से डोमिनेट तो कर रहा है, लेकिन अगर हम अपने रूट से जुड़े रहना चाहते हैं तो देसी खाना को भी हम लोग को उतना ही प्रेफर करना चाहिए। एटलीस्ट वंस इन अ ब्लू मून तो कम से कम हमें जाना चाहिए। सही बात है। तो इतने खाने की बातें हो रही है, तो एक चीज़ और इस चीज़ से रिलेटेड मैं जानना चाहूँगा कि जितना खाना खा रहे हैं उतना ही अपने आप को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप बीइंग अ फूड ब्लॉगर, आप बहुत जगह जाते होंगे, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते होंगे, बहुत तरह तरह की चीज़ें हुई, बहुत तरह की कुजीन्स हुई, तो अपने आप को आप मेंटेन कैसे रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें अपने आप को और एक दूसरे को, तो आप तो फूड ब्लॉगर लग नहीं रहे किसी भी एंगल से, और हमें अगर देखो तो प्रॉपर फूड ब्लॉगर वाला वाइब हम लोग दे रहे हैं। क्या राज है कि आप स्लिम फिट हैं इतना खाना खाने के बावजूद? राज नहीं है ये, बेसिकली ये अंदर से आत्मंथन किया गया था आज से 1 साल पहले कि अब खुद को बदलना है। मैं ऑलमोस्ट 94 केजीज़ का हो चुका था। 94 केजीज़ का होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं बॉडी में, लेथार्जिक होने लगा, गैस बनने लगता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। और जो मेरा प्रोफेशन है फूड ब्लॉगिंग, उससे हर दिन अलग खाना, ऑयली खाना, कभी हेल्दी होता है लेकिन जनरली हेल्दी नहीं होता है। अब ये नहीं कहेंगे कि रेस्टोरेंट वाले अनहेल्दी खाना सर्व करते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप वो खाना बार बार खा रहे हैं तो वो अनहेल्दी है। तो एक बार मुझे जब लगा कि नहीं अब थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आप उस बॉडी का करेंगे क्या अगर आपके पास वो करने के लिए रहेगा ही नहीं बॉडी। अगर हमको इसको और लॉन्ग टर्म तक करना है तो हमको रहना होगा, एग्जिस्ट करना होगा, फिट रहना होगा। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये गोल सबको मैं कहता हूँ, मैं खुद भी सबको बोलता हूँ कि ये जो मेरा फूड ब्लॉगिंग अभी मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक चीट डे है। बाकी के 5 दिन मैं हेल्दी खाना कोशिश करता हूँ खाने का, एक अच्छा डाइट लेने की कोशिश करता हूँ, वर्कआउट थोड़ा बहुत करता हूँ, तो बाकी के जो 2 दिन हैं वो उसमें मैनेज हो जाता है। तो हेल्थ को हमेशा प्रेफरेंस पहले देना चाहिए। फूड हमारे ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन जिंदगी नहीं। सही बात है, बहुत गहरी। अब हम जानना चाहें कि एक्चुअल में फूड ब्लॉगिंग क्या है, कि किसको कहें, क्योंकि लोग ऐसे फूड ब्लॉगिंग के नाम पे बहुत कुछ करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि फूड ब्लॉगिंग एक्चुअली में होता क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। फूड ब्लॉगिंग जानने से पहले आपको जो टर्म है ब्लॉगिंग, पहले ब्लॉगिंग के बारे में बता दें कि ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग 3 चीज़ से मिलकर बनता है। पहला है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सेकंड है कंटेंट राइटिंग, और थर्ड है पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, उसको फोटोज़ ले रहे हैं या उसका वीडियोस बना रहे हैं, मतलब एज अ पार्ट ऑफ कंटेंट आप कंटेंट बना रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं और उसको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट कर रहे हैं, और अगर वो जो आपका जो कंटेंट है वो सर घूम रहा है चारों ओर फूड के, तो वो फूड ब्लॉगिंग है। अगर वो कंटेंट आपका फैशन के बारे घूम रहा है तो वो फैशन ब्लॉगिंग है, और अगर आपका कंटेंट किसी और चीज़ या लाइफस्टाइल, मोटरसाइकिल इसके बारे में हो रहा तो है तो मोटो ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग। तो बेसिकली ब्लॉगिंग जो है वो 3 चीज़ से मिलकर बनता है। अब आप नीश डिसाइड करता है कि आप किस नीश पे काम करते हैं, ये है ब्लॉगिंग। और ऑथेंटिक फूड ब्लॉगिंग ये क्या है? फूड ब्लॉगिंग प्रॉपर किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं आप एज अ फूड ब्लॉगर? कहीं अगर रिव्यू करने जाते हैं किसी फूड को तो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब मुझे फॉलो करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स को हमेशा फॉलो करना पड़ता है, और अगर नहीं करे तो वो जस्टिफाई नहीं है मेरे ऑडियंस से कि अगर हम वो उनको ना डिलीवर कर पाए तो। पहला चीज़ है कि फूड सही मायने में अच्छा हो। क्योंकि जब हम जाते हैं तो सर्विस या फूड या क्वालिटी सब कुछ अलग रहता है, और जब आम जनता जाता है तो हो सकता है कुछ अलग मिलता है। मतलब ये हो सकता है वाला बात है, ये हम ये नहीं बोलेंगे पूरा अलग रहता है, लेकिन ये चीज़ को भी हम झुटला नहीं सकते हैं कि एक आम लोगों को जो सर्विस मिलता है वही सर्विस हमको मिलता है। हमको वो सर्विस बहुत ही पैम्पर्ड सर्विस मिलता है, तो हम ये कोशिश करते हैं, हम पूछते भी हैं कि भैया हम रैंडमली भी आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि यही मिले, और आप सबके लिए यही सब करते हैं, तो हाँ सबके लिए यही सब करते हैं। एक बार
हम अपने एंड से कोशिश करते हैं कि एक बार पूछ ले या एक बार देख ले। खाली जगह पे जाके ब्लॉगिंग करने से अच्छा है कि आप वैसे जगह पे जाके ब्लॉगिंग करें। मैं खुद ही आज ही शूट करके आया, मैंने खुद देखा कि जो डिश मुझे सर्व किया जा रहा है वही डिश एज इट इज़ सामने टेबल पे भी सर्व हो रहा है। तो ये देख के अच्छा लगता है कि बिल्कुल अच्छा लगता है कि मेरे जो ऑडियंस है, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में तो वो सामने वाले को भी वही मिल रहा है। तो पहला चीज़ है फूड। दूसरा चीज़ है कि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हो सकता है कि फूड बहुत अच्छा मिल रहा है लेकिन आप ऑर्डर करके बैठे हुए हैं 45 मिनट तक, तो फिर वो फूड का आप जिस इंथुजियाज़म से वो फूड को ऑर्डर किए वो खाने का मज़ा ही खत्म हो जाता है, भूख ही मर जाएगी भूख भाई। ही मर जाएगा। तो सर्विस अच्छा होना चाहिए। ट्रू। और थर्ड जो है वो है कि इंडिया का जनता जो है वो मिडिल क्लास जनता है। हम सही लोग बात। अभी डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड मनी है, और यहाँ का ऑडियंस या यहाँ का जो पब्लिक है वो बाहर बहुत कम खाना खाने जाता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रखना पड़ता है कि वैल्यू फॉर मनी हो। एकदम सही, बिल्कुल सही। 300 रुपये का सामान क्या 300 रुपये लाइक जस्टिफाई करता है या नहीं करता? या नहीं करता है। अब ये जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। क्योंकि अगर कोई बहुत पॉश सा रेस्टोरेंट है या बार है या जहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, जहाँ पे खर्च बहुत ज़्यादा, या जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्च हुआ है, ऑब्वियस सा बात है कि उसका कॉस्ट एक नॉर्मल रेस्टोरेंट से ज़्यादा होता है। सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होता है। आप वहाँ बैठे हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो कॉस्ट उससे बढ़ता है। तो आप उसको वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप उस एम्बियंस को एंजॉय कर रहे हैं। कहीं लाइव म्यूजिक देखते हुए खाना खा रहे हैं, उस पास्ता का रेट हो सकता है 400 रुपया हो, कहीं नॉर्मल कहीं बैठ के खा रहे हैं तो हो सकता है कि 100-150 में आपको मिल जाए। तो दोनों ही वैल्यू फॉर मनी है अपनी अपनी जगह पर। ये 2-3 चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और है इस चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि आप कुछ भी पोस्ट डालते हैं तो उस पर पॉजिटिव कमेंट भी आते होंगे, नेगेटिव भी आते होंगे। तो नेगेटिविटी से और क्रिटिसिज्म से आप कैसे डील करते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा लेजिट क्वेश्चन है, मतलब लिटरली बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हर एक ब्लॉगर या हर एक इन्फ्लुएंसर का लाइफ में ये फेज आता ही है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग जहाँ नेगेटिविटी दिखने लगती है लोग वहाँ से क्विट करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा आगे तो मुझे छोड़ देना चाहिए। तो आप बताइए कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, आप कैसे करते हैं ओवरकम? देखिए, सबसे पहले तो हम ना ये समझने का कोशिश करते हैं कि ये नेगेटिविटी आया कहाँ, मतलब क्यों आया। क्योंकि ऑडियंस बहुत लॉयल होता है, बोलते हैं ना पब्लिक है भाई सब जानती है, पब्लिक सही में सब जानती है, सही जानती है। आप उसको उल्लू नहीं बना सकते हैं। आप उसको कुछ बोल दीजिए कि भाई यहाँ पे पूरा रांची का सबसे बेस्ट खाना मिलता है, वो कल जाएगा ट्राई कर लेगा और आपको आके गाली देगा तो आपको इतने सालों में, मतलब 7 सालों का ये जो तजुर्बा है, ये मुझे ये कहता है ना कि बहुत अच्छी चीज़ों को बहुत अच्छी नहीं बोलना है, बहुत बुरी चीज़ों को बहुत बुरी नहीं बोलना है। अपना जो कम्युनिकेशन है ना, ये जो ब्लॉगिंग का जो मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया कि कंटेंट बनाने के बाद जो कंटेंट राइटिंग होता है, राइटिंग या वॉइस ओवर, आज के डेट में वॉइस ओवर भी हो गया है। तो ये वॉइस ओवर या मतलब जो लोग देखते हैं, देखने के बाद जो सेकंड जो विजुअलाइज करते हैं वो टेक्स्ट होता है या वॉइस ओवर होता है। तो इसमें बहुत ही संयम रखना, बहुत पेशेंसफुल वर्ड्स का इस्तेमाल, सिलेक्शन करना, बैलेंस बना के चलना, बैलेंस बहुत जरूरी है। मतलब अच्छा है तो इट इज़ वेरी अमेजिंग डिलीशियस लिखने से अच्छा है कि इट इज़ वेरी नाइस, यू शुड ट्राई इट वंस। बहुत खराब है तो आपको लिखना है कि और इम्प्रूव किया जा सकता है, देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। अब खराब से खराब जगह को भी मैं कोशिश करता हूँ कि नीचे एक लाइन लिख दूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। क्योंकि अगर कोई ख़राब है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब डिलीवर करना चाह रहा है, इसका मतलब है कि उससे उस पर्टिकुलर टाइम पे वो ख़राब डिलीवर हुआ है, पर वो भी तो इम्प्रूव करने के लिए इस मार्केट में आया है। और ये फूड ब्लॉगर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को वैसे कंटेंट ही दिखाएं जो जेन्युइन कंटेंट हो, जो ऑथेंटिक कंटेंट हो। साथ ही साथ हमारे पे जो डिपेंडेंट लोग हैं ना, जैसे हमारा हो सकता है कि एक नेगेटिव रिव्यू से किसी का मतलब टाइम खराब हो, स्पेशल टाइम खराब हो जाए, उसका सेल पे कुछ इफेक्ट आ जाए किसी, एग्जैक्टली। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी हमारे वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो जाए। अगर आप किसी का फ़ायदा नहीं कर पा रहे हैं तो नुकसान नहीं करना चाहिए। ऐसा हुआ है कभी कि आपने किसी रेस्टोरेंट या किसी पर्टिकुलर फूड स्टॉल के बारे में कोई ख़ास रिव्यू दिया हो और उसको देखने या सुनने के बाद लोग जो है वहाँ पे जा रहे हैं
और उन्होंने जो आपके वीडियो में देखा है, जो सुना है, उनको वैसा सर्विस, वैसा फूड वहाँ पे ना मिला, फिर वापस आने के बाद वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट ऐसा हुआ है। और इसके बाद मतलब इस हद तक वो बात हो गया था कि वो पोस्ट मुझे डिलीट करना पड़ा। ओह। और जो जिस रेस्टोरेंट की वो मतलब बात हो रही थी, फिर मैंने उनको मैसेज किया, उनको पूछा कि ये ऐसा हो रहा है, तो फिर उन्होंने भी अपोलोजाइज़ किया। और देखिए, इसका खामियाजा तो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपका पोस्ट देख के कोई जा रहा है, अगर उसको अप टू द मार्क नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जब आप बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि आप बायस्ड हैं। हो सकता है आपको पैसा मिला है, आप पेड की वजह से आप अच्छा बोल रहे हैं सिर्फ, या फिर लेकिन वो किसी ना किसी तरह से आम जनता के लिए वो चीटिंग है, क्योंकि वो पैसा खर्च कर रहा है। उनका ट्रस्ट खत्म होने लगता है। ट्रस्ट खत्म होता है, इससे ही लास्ट में अनफॉलो लोग करता है एक दूसरे को, इन्फ्लुएंसर को। और एक ब्लॉगर के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रस्ट जीतने के लिए वही मैं कहा ना, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छे को बहुत अच्छा ना बोले, बुरे को बहुत बुरा ना बोले, एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। एकदम डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा और इम्प्रूव करते तो और अच्छा हो सकता था। ऐसा ही कुछ। और मैं एक चीज़ और लिखता हूँ अपने कैप्शन में कि ये जो ओपिनियन है, दिस इज़ माई पर्टिकुलर ओपिनियन, क्योंकि हो सकता है कि किसी और का कुछ और हो। सबका टेस्ट बड अलग है, सबका पैलेट जिसको बोलते हैं वो अलग है। हो सकता है कि आपको सुशी पसंद नहीं आता, पर हमको सुशी अच्छा लगता है, और हम लिख दिए कि सुशी इज़ वेरी नाइस, पर कच्चा मछली रॉ फिश खा के आप बोले अरे यार ये तो बेकार था। रशियन भी मिलती है क्या? मतलब रशियन खाना मिलता है क्या? महंगा थोड़ा, 6,000 तक। तो मेरा एक क्वेश्चन है इस चीज़ से लेकर कि आपने भी कहीं ना कहीं स्टार्ट किया रहेगा, तो आप फर्स्ट चीज़ आपने ऐसा एज अ फूड ब्लॉगर आपने क्या किया था? मतलब आपने किस चीज़ को शूट किया या किस चीज़ से आपने स्टार्ट किया था, हम वो जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला जो मेरा पोस्ट है वो मुझे याद आ रहा है कि अभी करीब मेरे 1150 पोस्ट हो चुके हैं। इट इज़ अ वेरी बिग नंबर, अचीवमेंट है भाई ये तो। हाँ, तो अब मतलब अभी लोग 300-400 पोस्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन 1000+ पोस्ट करना खुद में ही बहुत बड़ा एक नंबर है। सबसे पहला पोस्ट मुझे याद आ रहा है कि मैंने, अब उसका नाम मैं ले ही लेता क्योंकि वो मेरा पहला पोस्ट है। इंडिया होटल का मटन चावल जो है, सबसे बढ़िया फेवरेट जगह है भाई हम लोग। बढ़िया जगह है रांची में। ऐसे थोड़ा सा लेकिन और इम्प्रूव किया जा सकता है यार सर्विस में थोड़ा। अभी उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे मटन चावल वाले जगह है रांची में, पर वो एक आइकॉनिक प्लेस है जो रांची के लोगों को शुरू से टेस्ट बड को टेंटलाइज करते रहा है। किसी भी फूड ब्लॉगर की एक जिम्मेदारी है, ब्लॉगर की जिम्मेदारी है कि झारखंड के जो ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनको नेशनल लेवल पे पहचान मिला जाए। जैसे बाहरी कुछ फूड्स हैं, अगर हम मोमो की बात ले लें तो मोमो हमारे देश का खाना नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर ये हमारे यहाँ का खाना नहीं है, और आज देश के कोने कोने में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो क्या हमारे यहाँ का धुसका, कचौड़ी, जलेबी ये पूरे देश में सब जगह पे मिलता है? सही बात है, ये थोड़ा सा देश में शायद मिल जाए, लेकिन देश के बाहर ये सब बिल्कुल भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपने जैसा कहा कि ये जिम्मेदारी है, तो सही बात है, ये सोचने वाला विषय है कि ये हमारा कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। हाँ, कि हमें प्रमोट करना है नेशनल लेवल, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी ही गलती है कहीं ना कहीं कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं प्रमोट इसको। जैसे अभी आप बहुत अच्छा पॉइंट किए हैं, तो सरकार भी अभी मिलेट्स को बहुत प्रमोट कर रही है। ट्रू। इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलेट का खेती होता है, और सबसे ज़्यादा है कि झारखंड में बहुत ज़्यादा मिलेट होता है। यहाँ पे बाजरा और यहाँ पे रागी, जिसको हम लोग मड़ुआ लोकल भाषा में, यहाँ मड़ुआ बहुत सुपर फूड है एक तरह का वो। तो इस तरह का मिलेट जो है वो उनको नेशनल लेवल पे पहचान मिलना चाहिए, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे उनको पहचान मिलना चाहिए। और इससे जो बनने वाले डिशेज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी है। और इस पॉडकास्ट के बाद मैं ये अश्योर करता हूँ कि हमारे पेज से झारखंडी कुजीन या झारखंड से रिलेटेड कुछ भी फूड होगा तो हम पूरी कोशिश करें कि उसको आगे ले जाए, प्रमोट करें। बिल्कुल, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। स्पाइडरमैन के चचा ने भी यही कहा कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत थैंक यू सुजोल, आपने इतना कीमती वक्त दिया है और हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
और हम चाहते हैं भी कि आप भी ऐसी ही कामना हमारे भविष्य की भी करें। बहुत ज़्यादा मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। जितने भी अगर मेरी ऑडियंस अगर इस पॉडकास्ट को देख रही होगी तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए और द टू इंडियन द टू पॉडकास्ट। इंडियंस द टू इंडियन पॉडकास्ट को आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए और इस फैमिली को और बड़ा कीजिए ताकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ये लोग भविष्य में लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो गाइज थैंक यू वेरी मच सोजोल का, और थैंक यू आपका जो हमने लास्ट तक देखा है। और हम आशा करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिली होंगी। और इन्हीं सब बातों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। तो नमस्कार, कल्याण हो आपका और हमारा भी। बिल्कुल। जोहार। जोहार। जोहार।